बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेप्थ में जाएं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या स्टडी करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल you should know what is micro and what is macro. You know that macro means large and micro means small. इंग्लिश में सिंपली माइक्रो का मतलब है स्मॉल, छोटा, बट इन इकोनॉमिक्स माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर। इनफरादी तौर पर किसी भी इकॉनमी के कंपोनेंट को स्टडी करना माइक्रो लेवल पे स्टडी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंगल फर्म जो है उसको स्टडी कर रहे हैं तो ये एक माइक्रो लेवल स्टडी होगी। अगर आप एक सिंगल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी माइक्रो लेवल स्टडी होगी। इसी तरह अगर आप एक सिंगल इन्वेस्टर को स्टडी कर रहे हैं कि आया उसकी आमदनी के बढ़ने से या शरह सूद में फ्लक्चुएशन से उसकी इन्वेस्टमेंट की जो तरगीब पाती है उसमें इजाफा होता है या कमी होती है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। इसी तरह से अगर आप कीमतों को देखें, प्राइसेस को देखें, तो अगर आप किसी सिंगल गुड की या एक सिंगल बकेट ऑफ गुड्स को स्टडी कर रहे हैं, सिंगल टाइप ऑफ गुड को स्टडी कर रहे हैं, उनकी कीमतों को देख रहे हैं, तो वो आपके पास माइक्रो लेवल पर आएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हैं तो आप किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी से पूरी इकोनॉमी की पॉलिसी जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप नेशनल लेवल पर चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं या कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है यू आर नॉट इनफ विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको एक बड़े लेवल पर जो है वो स्टडी की ज़रूरत है। यहाँ पर देर इज़ अ नीड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स इकोनॉमी एज होल, कि पूरी इकोनॉमी को जो है वो आप इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं। अब इकट्ठा स्टडी करने का मतलब क्या है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर 50 फर्म्स जो हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर ऑपरेट कर रही हैं तो आप इन 50 फर्म्स को अगर वन करके स्टडी करेंगे देन यू आर स्टडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप इन 50 फर्म्स को एट अ टाइम इकट्ठा स्टडी करेंगे कि इन 50 फर्म्स की इनकम क्या है, इन 50 फर्म्स का प्रॉफिट क्या है, इन 50 फर्म्स में एम्प्लॉयमेंट क्या है, सो दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से अगर आप इकोनॉमी में ये देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स है वो 100 पीपल जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप 100 पीपल का बिहेवियर कलेक्टिवली अगर आप स्टडी करते हैं तो दैट डील्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेम इज़ द केस अगर आप सप्लाई साइड को देखते हैं, प्रोड्यूसर्स को देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे आपने पहले फर्म्स की बात की, तो पूरे इकोनॉमी के जो सप्लायर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट आल्सो डील्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से अगर आप बिज़नेस साइकिल्स को पढ़ना चाह रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी जो है वो बूम पर है, जिसको हम गर्म बाज़ारी कहते हैं, रिसेशन में है, जिस रिसेशन को कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसको आप सुकड़ाव का नाम देते हैं। इसी तरह से बूम, रिसेशन, उसके बाद रिवाइवल, डिप्रेशन, ये चार फेजेस हैं ट्रेड साइकिल्स के, जिसमें आप स्टडी करते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। अगर नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में बूम है। अगर नेशनल इनकम में कमी आ रही है तो इट मीन्स इकोनॉमी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर इकोनॉमी के अंदर जो बिज़नेस है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं तो इट मीन्स यू आर इन डिप्रेशन। और अगर इकोनॉमी दोबारा से बहाली की तरफ जा रही है देन यू आर इन रिवाइवल।
सो सारी की सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ अ सर्टन परसेंट दैट इज़ अहमद ने आमदनी में इजाफे से इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया तो इसके नतीजे में क्या हुआ, बूम हो गया। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बूम यानी बिजनेस साइकिल के फेज़ उस वक्त जनरेट करते हैं जैसे जब अहमद की तरह के तमाम लोग जो इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इनकम में इजाफे से इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें। अगर ऑल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट देन इकॉनमी मूव्स टुवर्ड्स द बूम। अदरवाइज इंडिविजुअल लेवल पर आप ये नहीं कह सकते कि एक सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर से इकॉनमी के अंदर कोई ट्रेड साइकिल्स जो है वो जनरेट हुआ है। यही वजह है कि मैक्रो इकोनॉमिक को आप इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स का नाम भी देते हैं। एग्रीगेट्स आपको पता है सम ऑफ ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स मीन्स कि आप जिस कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं, अगर आप गुड्स को स्टडी कर रहे हैं, सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, देन यू आर डीलिंग विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं देन यू आर डीलिंग विद द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर स्टडिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। सो ये एक जनरल डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक में। अब आ जाता है मेजर कंसर्न्स के मैक्रो जो इकोनॉमी है या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक कंसर्न्स क्या हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ आउटपुट ग्रोथ। अब आउटपुट ग्रोथ में जैसे आपको मैंने भी एग्जांपल दी बिजनेस साइकिल की, तो इसमें आउटपुट की फ्लक्चुएशन से इकॉनमी में बूम, रिसेशन या आप ये कह लें कि आउटपुट में फ्लक्चुएशन से जो है वो ट्रेड साइकिल्स के फेसेस जो है वो जनरेट होते हैं। इसी तरह से जो सेकंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किसी भी इकॉनमी के अंदर वो तमाम लोग जो एम्प्लॉयड नहीं हैं, दीज आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी की डिफरेंट टाइप्स है जो लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो है किसी भी इकॉनमी के अंदर, जिस भी इकॉनमी की आप मैक्रो इकॉनमी स्टडी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इकॉनमी में जो है वो सोशल लेवल्स जो हैं वो जनरेट करेंगे, उसमें लिविंग स्टैंडर्ड रिड्यूस होगा, उसमें सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स जो हैं वो कम से कम होंगे। जो थर्ड बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन आप सबको पता है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। इन्फ्लेशन मीन्स अफराते ज़र, जब कीमतों में कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हो रहा होता है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब कीमतों में कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ हो रहा होता है उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो लेटर ऑन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो स्टडी करेंगे। सो इन्फ्लेशन बेसिकली एक डिज़ीज़ है किसी भी इकॉनमी के लिए। जब एक प्राइसेस में कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ होता है तो नो डाउट जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं सप्लायर्स के, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो रहा होता है कि जो कंज्यूमर साइड है उसकी परचेजिंग पावर वो रिड्यूस हो रही होती है। परचेजिंग पावर मतलब अगर आप 100 रुपीज़ से 10 प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं तो इसका मतलब है अगर आपके पास अब यही 10x प्रोडक्ट्स जो हैं वो 300 रुपीज़ की हो जाती हैं, देन इट मीन्स कि आप नॉमिनल टर्म में, ज़री टर्म्स में तो आप पहले से अमीर हो गए हैं, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू जो है वो पहले से भी कम है। आपको इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप 100 रुपीज़ में 10 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, 10x परचेज़ कर रहे हैं, तो इसी 100 रुपीज़ में अब यहाँ पर कीमतें क्या थी आपके पास, ₹10 पर यूनिट। अब अगर यही 100 रुपीज़ में अगर इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस डबल हो जाती हैं और प्राइसेस हो जाती हैं 20 रुपीज़ पर यूनिट, देन इट मीन्स यू कैन परचेज़ ओनली 5 of x।
तो आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो रिड्यूस हो गई है। तो इकॉनमी में क्या है, अब इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद कम हुई, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो रिड्यूस हुई। डिमांड रिड्यूस होने की वजह से प्रोड्यूसर्स की जो चीज़ें थी वो सोल्ड आउट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है दोबारा से डिप्रेशन की तरफ मूव करेगी। सेम इज़ द केस डिफ्लेशन, अगर प्राइसेस कम होती हैं तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी आउटपुट को कम से कम कर देते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा एक जनरल कंसर्न मैक्रो इकनॉमी का कि इसमें क्या चीज़ें हमने स्टडी करनी है। अब दूसरी तरफ जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है उसके हवाले से अगर हम देखें तो देयर आर 2 बेसिक पॉलिसीज़ जो हम मैक्रो इकनॉमिक में स्टडी करते हैं। पहली है आपके पास फिस्कल पॉलिसी, सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की मदद से हुकूमती अखराजात जो होते हैं उन दोनों टूल्स की मदद से हुकूमत क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये आज का हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।